Today we are going to discuss some MCQs of chapter number 13 amines class 12. The first question is the correct IUPAC name for इस कंपाउंड का आपको करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, नंबरिंग करेंगे इस कंपाउंड की नंबरिंग आप करेंगे कार्बन एटम्स पर। उसके बाद हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए ये जो कंपाउंड है, बेसिकली ये कंपाउंड 3 कार्बन एटम्स रख रहा है, और अगर ये CH3 यहाँ पर नहीं होता, ये NH2 होता, तो इसका नाम हो जाता prop 2 डैश इन 1 अमाइन। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये NH2 का H रिप्लेस करके आपने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। So it is the substituted product of prop 2 in 1 amine। और क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का जो अटैचमेंट है वो नाइट्रोजन एटम से है, सो इट्स नेम शुड बी N डैश मिथाइल prop 2 in डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 पर है और 1 पर अमाइन है। सो इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। इट इज N डैश मिथाइल prop for 3 carbon atom, double bond is at number 2, 1 अमाइन। आप देखेंगे यहाँ पर जो इन का ई है वो हटा दिया गया है, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। तो ये रूलिंग में आता है यूपीएससी के, अगर ई के बाद कोई वॉवेल आ रहा है तो वो ई को हमें हटाना होगा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे जानना चाहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस तरह की अमाइन है। तो आपको बता रखा है, अगर आपको एन के साथ 2 एच एटम मिले कहीं लिखे हुए, प्राइमरी ओनली 1 एच एटम इज ऑब्जर्व, देन इट इज सेकेंडरी। और अगर एन के साथ तीनों अल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम्स ही अटैच्ड हो, एक भी एच ना हो, देन इट विल बी टर्शरी, एराइल बी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये क्योंकि NH2 है, राइट, तो इट विल बी अ प्राइमरी एमीन। बच्चे जनरली क्या गलती कर जाते हैं यहाँ पर, वो इस कार्बन को देख लेते हैं, ये कार्बन यहाँ पर टर्शरी कार्बन है नो डाउट, क्योंकि इससे 1 2 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये नो डाउट ये टर्शरी कार्बन एटम है। लेकिन अमाइंस के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नाइट्रोजन एटम के साथ कितने H एटम्स हैं उसको देख करके हम बताते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम जाएंगे, which is the compound having molecular formula C3H9N can represent। तो वो देखिए क्या क्या हो सकता है, it may be CH3 CH2 CH2 NH2। चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, कार्बन 3 है, H3 2 5 2 7 2 9 है, नाइट्रोजन 1 है, ये हो सकता है यस। सेकेंडरी भी देख सकते हैं, एक तो आइस एन प्रोपाइलमीन है, दिस इज योर एन प्रोपाइलमीन। नाउ आइसोप्रोपाइलमीन आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये आपके सामने आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसो मीन सिमिलर, क्योंकि ये जो CH है इसके दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स हैं, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं। और यहाँ पर NH2 आप लगाओगे, नाउ इट इज योर आइसोप्रोपाइलमीन। चेक कर लेते हैं, कार्बन 1 2 3 H3 1 4 3 7 2 9 और N, यस ये आइसोप्रोपाइलमीन भी है और ये भी है। एंड ट्राई मिथाइल अमीन, इसको भी चेक कर लेते हैं। ट्राई मिथाइल अमीन का मतलब ये हो गया आपके पास टर्शरी अमाइन, तो ये भी देखिए C3H9N है, तो ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन है आपके पास वो हो जा रहा है कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 4 की तरफ हम चलेंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, तो आप सभी को मालूम है अमाइड्स शो करते हैं, जिससे Br2 और KF से जब आप हीट करेंगे तो 1 कार्बन एटम लेस अमीन मिलेगी, ये CO हट जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ArNH2। जहां कहीं भी आपको कार्बन का नंबर कम करना होगा, यू विल यूज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, best method for preparing primary amines from alkyl halide without changing the number of carbon atom
in the chain is Gabriel pithalamide synthesis. Gabriel pithalamide synthesis में आपको बताया था, ये जो सेकंड जो कंपाउंड बना था, दिस इज योर पोटेशियम पिथालेट। इसमें आपको बताया था इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट उस एल्काइल ग्रुप से करेंगे जिसका आपको अमाइन बनाना है। अगर आपको C2H5NH2 बनाना है तो आप क्या लेंगे, C2H5Cl। आपको CH3NH2 बनाना होता तो CH3Cl लेते। तो यही कह रहे हैं, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड तो है, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। तो देखो आप, अगर आप C2H5Cl लोगे तो C2H5NH2 बनेगा, कार्बन का जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा। सो इट इज योर सेकंड ऑप्शन। Now question number 6, Gabriel pithalamide reaction is used for the preparation of aliphatic primary amine। aromatic primary amines नहीं बन सकती क्योंकि जो pithalamide anion है, it cannot substitute the halide ion from the aryl halide due to the partial double bond character। तो इसलिए aliphatic primary amines बनाने के लिए आप Gabriel pithalamide synthesis यूज करते हैं। Now question number 7, the acetamide is treated with Br2 and caustic soda NaOH। तो acetamide देखिए, this is your acetamide CH3COONH2। एसिटामाइड, इसका ट्रीटमेंट आप कास्टिक सोडा और ब्रोमीन से जब आप कराएंगे तो आपको 1 कार्बन एटम लेस अमाइन मिलेगा। तो ये CO यहाँ से हट जाएगा K2CO3 की फॉर्म में एज ए बाई प्रोडक्ट, और 1 कार्बन एटम लेस अमीन आपको मिलेगा। सो योर आंसर शुड बी थर्ड। मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, वहां पे जो पियोन था उसका नाम था घसीटा भाई। तो जब भी एसिटामाइड का नाम आता है मुझे उसकी याद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, CuNH2 का रिडक्शन करा दिया CH2NH2 में। इन द अबव रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास घसीटा भाई अमाइड ग्रुप है। इसमें अगर आप स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहेंगे, देखिए कार्बन का नंबर, एक बॉन्ड कार्बन से ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, ये दो में से एक ही तो सिग्मा है। सो व्हेन देयर विल बी 3 सिग्मा बॉन्ड, then the state of hybridization of this carbon atom will be sp2। और ये जो आप देख रहे हैं CH2NH2, यहाँ पर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं इस कार्बन के साथ, है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो इट इज sp3। तो आपको समझ में आना चाहिए sp2 to sp3, ऑप्शन थर्ड इज ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following compound is the weakest Bronsted base। weakest Bronsted base जो है वो आपको कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इन सारे कंपाउंड्स में Bronsted base का मतलब क्या है। देखिए Bronsted base are proton acceptor। Bronsted base is Bronsted bases are a proton acceptor। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो कह रहे हैं वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी कि आपको ऐसा ब्रॉन्स्टेड बेस ढूंढना है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहे। प्रोटॉन पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो वो रहता है पॉजिटिव। कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जो फिनॉल आप देख रहे हो, इस फिनॉल का जो ये OH ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर दी जाती है, और यहां पर ये दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहां पर रह जाएगा, और इस
ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन पर। तो आप देखिए इस OH पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और जो प्रोटॉन इसको एक्सेप्ट करना है उस पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये आपका वीकेस्ट कांस्टेंट बेस। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एनिलीन क्यों नहीं है। एनिलीन एक लुईस बेस की तरह भी काम करता है क्योंकि उस पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसलिए, और ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई भी है कि ये जो एनिलीन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बना देता है। तो जब भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहा है। यहाँ क्या है देखिए, हाँ ये बात आप बोल सकते हो कि सर एनिलीन में भी प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड इनसाइड द बेंजीन रिंग। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बट स्टिल इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और एनिलीनियम आयन आपने बनाया है, पढ़ा है, व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब आप नेक्स्ट वाले कंपाउंड में आइए, साइक्लोहेक्साइलअमीन। या तो रेजोनेंस है ही नहीं, या तो लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है, तो ये तेजी से ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छे बेस की तरह काम करेगा। यहाँ भी देखिए रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये भी आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो फिनॉल है ना ये लुईस बेस की तरह काम नहीं कर पाता आसानी से, तो ये प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो योर आंसर शुड बी थर्ड। फोर्थ में साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये अल्कोहल है, इट इज नॉट अ फिनॉल। तो अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होगा, इधर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन फिनॉल में क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर दी जाएंगे, जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, तो दो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जो है वो आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, इसलिए फिनॉल जो है सबसे वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, amines are basic in character because they have a lone pair of electrons on nitrogen atom। तो यही सही लग रहा है, देखिए बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, विच इज मोर बेसिक। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है उसको ढूंढना है, तो आप यहाँ देख सकते हो बेंजाइलअमीन, एनिलीन, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, एसिटामाइड। सबसे ज्यादा लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ रहेगी वो आपको पता करने वाला है। तो ऑर्थोमिथाइल एनिलीन मुझे लग रहा है, आप लोगों को ठीक लग रहा है मेरा आंसर, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन। एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग गया, नाउ इट इज ऑर्थोमिथाइल एनिलीन व्हिच हैज प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और तेजी से ये जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर को डोनेट करने की पोजीशन में रहेगा। बेंजाइलअमीन में क्या है, बेंजाइलअमीन का भी कंसीडर करते हैं, देखिए बेंजाइलअमीन, बेंजाइलअमीन जो है ये मिथेनामाइन का डेरिवेटिव है, जिसमें CH3 ग्रुप NH2 ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। दिस बेंजाइलअमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेंजाइलअमीन का केस अगर हम कंसीडर करें तो बेंजाइलअमीन वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा अच्छा बेसिक कैरेक्टर रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेटर है, उसका करेक्टर बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि बेंजाइलअमीन मिथाइल अमीन का डेरिवेटिव है, यानी कि जब आपने CH3 का एक H रिप्लेस करके फिनाइल रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग लगा दिया, तो ये आपका बेंजाइलअमीन हो गया, ठीक है। और इसमें आप देखिए CH3 NH2 से डायरेक्टली अटैच्ड है, जबकि जो ऑर्थोमिथाइल एनिलीन है उसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम से। तो इसलिए इन सभी में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन रहेगा,
बेंजाइल अमीन रहेगा। अच्छा, एसिटामाइड में तो बात ही अलग हो गई। एसिटामाइड में जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इस नाइट्रोजन पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उनको अपनी तरफ डिलोकलाइज कर लेगा, और इस तरह से जो बेसिक करेक्टर, तो ये जो आपके पास एसिटामाइड है, यहाँ तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो NH2 से लोन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और कम कर देगा, तो बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, लोइस बेस करेक्टर। एनिलीन के बारे में आपको मालूम है, तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, जब बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा तो तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज कर देगा, और नाइट्रोजन पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो आपका आंसर हो जाना चाहिए दैट इज बेंजाइल अमीन। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। एलिफेटिक अमाइंस आर डैश बेसिक देन अमोनिया। ये अमोनिया का डेरिवेटिव बना लिया, अमोनिया का H रिप्लेस किया, CH3 लगा दिया, ये एलिफेटिक अमाइन है। तो आप देख सकते हैं प्लस आई फैट की वजह से जो एलिफेटिक अमाइंस हैं वो ज्यादा बेसिक हो जाएंगे देन NH3, बट एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन NH3, तो मोर एंड लेस। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Among us the following, the strongest base in aqueous medium। इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी बेसिक करेक्टर के बारे में आपसे पूछा जाएगा आपको ये देखना होगा कि एक्वस मीडियम दे रखा है या गैसियस फेज दे रखी है। एक्वस मीडियम दे रखा है और मिथाइल का केस है, तो आपके पास जो ऑर्डर है दैट विल बी 2 1 3, और इथाइल का केस है तो दैट विल बी 2 3 1। लेकिन अगर फेज गैसियस फेज है तो फिर आप केवल प्लस आई इफेक्ट देखते हो, या कोई ऐसा मीडियम है जो एक्वस ना होकर के कोई दूसरा ही सॉल्वेंट है, तो वहां गैसियस फेज के हिसाब से ही या प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से बेसिक करेक्टर को देखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आगे है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक क्वेश्चन है। तो amongst the following the strongest base in aqueous medium, ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और ये तो भाई एरोमेटिक अमाइन है, इसका तो कम होगा ही होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा 2 डिग्री का होगा। तो 13 का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Which of the following is the weakest Bronsted base? सबसे वीक ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होगा वो आपको बताना है। जैसे अभी आपसे बात हुई कि जो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते। अब आप देखें ये CH3NH2, इस पर लोन पेयर अवेलेबल है, बल्कि CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम पर मिथाइल अमीन के केस में बढ़ जाएगी, जिससे प्रोटॉन को ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है, तेजी से ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है, ये साइक्लोहेक्साइल अमीन है, यहाँ भी ये तेजी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी यहाँ पर रहेगी, कहीं नहीं जा रहे इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारे पास कंपाउंड ऐसा है, इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा और ये कहीं भी डीलोकलाइज नहीं हो रहा। यहाँ दिक्कत है, देखिए इन चारों में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इस नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन चारों कंपाउंड में बात कर रहा हूं मैं। और प्रोटॉन भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम कर रहा है, तो वो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे नहीं जाएगा। तो इसलिए वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस की अगर इन चारों कंपाउंड्स में हम बात करें दैट विल बी योर एनिलीन। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The correct increasing order of basic strength for the following compound is, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है उसको कम करेगा। ये प्लस आई फैट ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहां नाइट्रोजन बेटर पोजीशन में रहेगा लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की
और उतना ही ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर रहेगा। तो आप सब बात समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ क्या है ना, यहाँ पर ना तो कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हो और ना ही कुछ ऐसा ग्रुप है जो कम कर रहा हो। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, थर्ड का, ठीक है ना, उससे कम फर्स्ट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऐसा ऑप्शन आपको फोर्थ मिल रहा है, थर्ड की सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट, और सबसे कम किसका रहेगा, सेकंड का रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा कम बेसिक कौन है। ऐसे काफी क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए आपको तीन, कि सबसे कम बेसिक कौन है यही बताना है। तो ये तो आपके लिए आसान होता जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये मिथॉक्सी बी प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग के साथ एक फिनाइल रिंग और लग गई है, तो ये बात तो ठीक नहीं लग रही भाई, दिस इज नॉट करेक्ट है ना, ऑल आर इक्वली बेसिक, ये तो बात गलत हो रही है। तो आप देखेंगे जो फिनाइल रिंग है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल ही करता है ना। और यहाँ पे डोनेट करने वाला कौन है, केवल सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लीस्ट बेसिक पूछ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये भी आंसर आपका नहीं है। तो NO2 वाला फैक्टर जो है वो आपका वर्क करेगा। जो फिनाइल रिंग है वो भी कॉन्जुगेशन में जाकर के नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन हाँ, NO2 ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए जो लीस्ट बेसिक कंपाउंड होगा दैट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, CH3CH2 NH2 contains a basic NH2 group but CH3CO NH2 does not because बता रखा है आपको, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अमाइड में, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, और ये क्या करेगा देखिए, यहाँ पर भी लोन पेयर्स हैं, ये इस लोन पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिससे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यही पूछना है ऐसा क्या हुआ, तो हम बता देते, देखिए इन CH3CH2 NH2 देयर इज नो रेजोनेंस, बिल्कुल ठीक बात है। While in acetamide the lone pair of electrons on nitrogen atom is delocalized, बिल्कुल ठीक है, delocalize हो रहे हैं, and therefore less available for protonation. ब्रॉन्स्टेड बेस वो अच्छा होगा जो प्रोटॉन को तेजी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में करना है। तो आप देखिए ये थर्ड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ तो एरोमेटिक अमाइन है, इसका तो सब कम होना चाहिए। इथाइल अमाइन ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल अमाइन ये भी 1 डिग्री है, फिर ये अमोनिया है, और ये फिर एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3CH2 NH2 प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर CH3NH2 यहाँ पे एक कार्बन है मिथाइल वाला जो प्लस आई इफेक्ट रखेगा मिथाइल का। अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को बढ़ा रहा हो, लेकिन ये जो C6H5NH2 है इसे तो जानते हो आप, यहाँ पर ये अनलीन है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पर कम हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज कर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 टू 1, द वन व्हिच इज लीस्ट बेसिक, वो तो आप पहचान लोगे भाई, सबसे कम बेसिक कौन होगा जहां पर लोन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सबसे कम होगी, ये अमोनिया यहाँ पर अवेलेबल है, ये एंडीनेस में भी कम हो जाता है। अरे यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप आगे तो और कम हो जाएगा, है ना, 2 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे कितने 3 है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पर जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो काफी कम होगी, ट्राई
फिनाइल अमीन, ये C6H5 है, इसको ट्राई फिनाइल अमीन मैंने बोल दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन ठीक है। 20th देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कौन तेजी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये तो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये चले गए इलेक्ट्रॉन्स प्लस आर इफेक्ट की वजह से बेंजीन के साथ रेजोनेंस। यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है और नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बढ़ जाएगी और आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। बाकी केसेस देखते हैं। इस केस में सेकंड वाले में ये एसिडिक प्रोटॉन है, देखिए ये इथाइन का केस है, इथाइन का सब्स्टिट्यूट है ये, और ये एसिडिक नेचर का होगा, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट कर, यहाँ क्या करेगा ये प्रोटॉन को देने की कोशिश करेगा एसिडिक नेचर ज्यादा होने की वजह से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये NH2 नेगेटिव चला जाए और ये वाला चार्ज आ जाए, ये बन जाएगा आपके पास एलाइलिक कार्बोकेटायन, ये हाईली स्टेबल होता है और ये NH2 को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो हालांकि प्लस इफेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ भी काम करेगा, लेकिन ये एलाइलिक कार्बोकेटायन होने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये NH2 को रिलीज जब करेगा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का रही है, NH2 को रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे 20th का थर्ड ही रहेगा आपका, जिसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, an amine reacts with benzene sulfonyl chloride and product is soluble in alkali। तो आप समझ गए 1 डिग्री अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होता तो रिएक्शन तो करता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, हिंसबर्ग रिएजेंट से, बट ड्यू टू द लैक ऑफ एसिडिक प्रोटॉन वो इनसॉल्युबल रहता है एल्कली में, तो वो सेकेंडरी अमाइन होता है, और जो रिएक्शन ही नहीं करता वो टर्शियरी हो जाता। तो आपका बोल रहे हैं कि सॉल्युबल है एल्कली में, तो 1 डिग्री रहेगा। 22nd देख रहे हैं, which one is the most volatile। भाई मोस्ट वॉलेटाइल तो वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम, वो ढूंढो, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा। प्राइमरी में 2 H एटम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, सेकेंडरी में 1 H अवेलेबल है और टर्शियरी में तो 1 भी H नहीं है, तो बताया आपको। तो इसका H बॉन्डिंग, इसमें H बॉन्डिंग क्या होगी, लीस्ट, बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट, जल्दी वॉलेटाइल हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो उतना हाई टेम्परेचर पे जाके वॉलेटाइल होगा। इसमें बात मत करो, ये तो H बॉन्डिंग रखता है, ये तो H बॉन्डिंग रखता है। अच्छा, आपको अगर कंपेयर करना तो बता रखा है यहाँ पे जो H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी ना, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। तो जो ट्राइमिथाइल अमीन है यहाँ पे तो H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल वो होगा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा, इसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा आप बोल सकते हो, जबकि यहाँ पे H बॉन्डिंग रहेगी, है ना, तो इसलिए लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो हाईली वोलेटाइल, और लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका रिडक्शन अगर आप करते हैं तो आपको बी मिल जाता है, तो ABCD खेल रहे। अपॉन ट्रीटमेंट विद HNO2 B gave इथाइल एल्कोहल, ये फेवरेट लिक्विड आ गया, and on warming with chloroform and alcoholic KOH B gave offensive smell। यानी जब आपने B का ट्रीटमेंट जो है Br2 और एल्कली से कराया, gave an offensive smell यानी कि फाउल स्मेल मिलती है। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं ये कंपाउंड ए है क्या। तो एक बात तो पक्की है, ये जो बी है ये HNO2 के साथ ट्रीट करके OH बना रहा है, तो पक्की बात है यहाँ पर तो NH2 ग्रुप होगा भाई,
क्योंकि एलिफेटिक जो आपकी अमाइंस होते हैं वो डाई एथोटाइजेशन पर OH यानी कि अल्कोहल्स बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड तो बी तो ये हो गया आपके पास, और इसका रिडक्शन कराया है हमने, ए का रिडक्शन कराया है। तो रिडक्शन वाली बात तो देखो केवल यहाँ ही बनती है, क्योंकि CH3CN का अगर आप रिडक्शन कराओगे तो CH3CH2NH2 पाओगे, है ना। और ऑफेंसिव स्मेल भी इसलिए मिल रही है क्योंकि प्राइमरी अमीन है कंपाउंड बी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई चांस आपसे कंपाउंड इसको बोलते हैं डी बताओ, तो डी आप क्या बताते, CH3CH2NC इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइल अमीन बनता, ठीक है। तो फिलहाल आपसे तो ए पूछ रहे हैं, तो ए कौन हो गया, CH3CN आपका हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Now question number 24, the strongest orthopara and strongest meta directing group respectively। अब क्योंकि आप अमाइंस का केस पढ़ रहे हो तो यहाँ आपको ये बात पता है कि जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट वाली बात है, आपने हेलो एरीन्स पढ़ लिए, आपने फिनॉल पढ़ लिया, आपने एनिसोल यानी कि मेथॉक्सी बेंजीन पढ़ लिया, कहीं भी आपसे ये बात नहीं की कि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का जो जिक्र आया वो आपका एनलीन में ही आपको बताया गया। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो तो NH2 हो गया, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। वो होगा जो तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर ले, वो कौन होगा, NO2, क्योंकि यहाँ पे N जो है दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा टुवर्ड्स द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वुड नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन एक्वस NaOH। कौन जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एक्वस NaOH में रिएक्शन नहीं करेगा। ये देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ऐड कर दिया है इन एक्वस NaOH, भावनाएं वही हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, टर्शियरी अमीन्स नहीं करेंगे, प्राइमरी अमीन्स करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एसिडिक प्रोटॉन होने की वजह से एल्कली में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमाइंस भी करेंगे बट ड्यू टू द लैक ऑफ एसिडिक प्रोटॉन इनसॉल्युबल इन एल्कली, टर्शियरी अमीन्स रिएक्शन करेंगे। तो एल्कीन प्राइमरी है, पैराटोलुडीन का मतलब हो गया बेंजीन पर NH2 और पैरा पोजीशन पर CH3, तो यहाँ भी NH2 है, प्राइमरी अमीन है, तो ये भी रिएक्शन कर पाएगा। एन इथाइल एनिलीन, तो ये एच हटा के आपने यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा दिया, ये सेकेंडरी है, ये भी कर पाएगा। ये N, डाई मिथाइल एनिलीन, देखिए ये आपके पास N, डाई मिथाइल एनिलीन, तो N से दोनों तरफ मिथाइल आ गया, ये आपके पास कैसा अमाइन हो रहा है, टर्शियरी, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो योर 25th question, second option is correct. Now question number 26, aniline on reaction with acetyl chloride gives। तो आपको पता है, देखिए ऐसा हम इसलिए कराते हैं रिएक्शन कि जो NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, क्योंकि जब ये एनिलीन रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड से, दैट इज CH3COCl से, ये देखिए आप, तो ये Cl और ये H एलिमिनेट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर ये NH और C डबल बॉन्ड वो CH3 लग जाएगा। इट इज योर एसिटेनिलाइड, और हाँ ये एसिटेनिलाइड के नाम से पूछा गया है, ठीक है। और इसको आप ऐसा ही बोल सकते थे एन फिनाइल इथेनामाइड। अगर ये CH3CONH2 होता तो इसका नाम होता है इथेनामाइड। अब इथेनामाइड का H रिप्लेस करके एन फिनाइल इथेनामाइड आपका हो जाएगा, या कॉमनली एसिटेनिलाइड भी आप इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, a compound obtained by heating a mixture of primary amine and chloroform with ethanoic potassium hydroxide
तो कौन सा कंपाउंड होगा ऐसा? आइसोसाइनाइड होगा जी। कार्बाइलअमीन टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, कार्बाइलअमीन रिएक्शन जिससे आप बोलते हो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following compounds gives dye test? तो डाई टेस्ट तो वो देंगे जिनमें एरोमेटिक रिंग हो और नाइट्रोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड रहता हो, तो वो आपके पास एनिलीन है, आपने पढ़ा हुआ है। एनिलीन बीटा नेप्थॉल के साथ स्कारलेट कलर देता है। एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ येलो कलर की डाई देगा, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो योर आंसर इज एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 28, reaction of nitrous acid with aliphatic primary amines in cold। तो aliphatic primary amines पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे तो, लेकिन रेजोनेंस ना होने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल होगा और जल्दी से वाटर से रिएक्शन करके जो NH2 ग्रुप, जो डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम ग्रुप है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। भाई देखा ना आपने, NH2 को अगर आपको चेंज करना हो अल्कोहल में तो डाइएजोटाइजेशन आप करा दो, ठीक है ना। डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा तो, लेकिन हाईली अनस्टेबल होगा, रियडली वाटर से रिएक्शन करके N2 के बबल्स आपको नोटिस होंगे, एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द गैस इवॉल्व when methylamine reacts with nitrous acid, जल्दी बताओ। N2, अभी मैंने आपको बताया, ये एज ए टेस्ट भी आप यूज कर सकते हो। ये भी आपको पता है कि अगर प्राइमरी अमीन से और HNO2 से ट्रीट करा रहे हो तो नाइट्रोजन गैस के बबल्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि जो अमाइन है दैट इज अ प्राइमरी अमाइन। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following forms a stable diazonium salt? तो एरोमेटिक अमाइंस बनाएंगे, देखो इथाइल एलिफेटिक, डाइमिथाइल अमीन एलिफेटिक, बेंजाइल अमीन भी एलिफेटिक मान के चलेंगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines can be separated by Hinsberg's reagent, which is बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नॉट बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड तो ये हो गया, देखिए बेंजीन पर COCl, दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज बेंजीन पर SO2Cl, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड। तो ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं इस टेस्ट में। अगर एक ही सॉल्यूशन में, एक ही मिक्सचर में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस एक साथ प्रेजेंट है, तो जब आप इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करोगे तो आपको जो भी कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, मान उसका प्रेसिपिटेट मिला, उस प्रेसिपिटेट को आपने फिल्टर कर लिया, जो फिल्ट्रेट में आया वो हो गया टर्शियरी अमीन क्योंकि उसने रिएक्शन ही नहीं किया होगा। और 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस यहाँ पर ही रह गए, फिर इसको हटा करके आपने यहाँ पे NaOH डाल दिया, NaOH में सॉल्युबल करके जो यहाँ मिल गया आपको वो क्या हो गया 1 डिग्री, और जो यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाएगा वो कौन बचेगा? सेकेंडरी। तो इस तरह से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद एनिलीन टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है क्योंकि NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और तेजी से 2 पर, 4 पर, 6 पर, तीनों पोजीशंस पर Br पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का। आपको अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, आप पहले
यस, एसिटाइलेशन करके एसिटिनिलाइट बनाओगे, फिर आप ब्रोमिनेशन करा करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, दे आर आस्किंग द Z, कोई बात नहीं, यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाना है, Cn आ जाना है। Cn का रिडक्शन कराएंगे, CH2NH2 बन गया, और एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो आपको मालूम है CS, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड आपके सामने बना के दिखा देता हूँ, CH3CO होल ट्वाइस O, ये चीज आगे देखिए। तो ऐसे केस में ये H, एक H और इस CH3COOH एलिमिनेट हो जाएगा, और इस NH के साथ ये COCH3 अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 NH COCH3 फर्स्ट कंपाउंड आपका हो गया। क्योंकि Cn की वजह से भी कार्बन बढ़ जाएगा ना, जहां कहीं भी कार्बन का नंबर बढ़ाना हो आपको Cn को लाना ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई X इन द सीरीज। X आपको पता करना है कौन सा कंपाउंड है, तो आप देखिए ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। X इन द कंपाउंड इन द सीरीज, ये आपको पता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आपने पहले नाइट्रेशन करा लिया, इंटरमीडिएट बन गया, पैरा पोजीशन पर NO2 आ गया, हाइड्रोलिसिस करा दी, हाइड्रोलिसिस इस तरह से होगी, वाटर का OH जाएगा CH3COOH के साथ, और H यहां पर आ जाएगा, योर प्रोडक्ट विल बी सेकंड वन, है ना, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। अब कंपाउंड A when treated with HNO3 in the presence of H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। गेस कंपाउंड B which is then reduced to SN and HCl to aniline, कंपाउंड इस बेंजीन हो जाएगा। देखो बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और उसका रिडक्शन कराएंगे अगर SN-HCl से तो एनिलीन आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो SN और HCl का मिक्सचर है उसे हम अच्छा नहीं मानेंगे, किसे मानेंगे, Fe plus HCl को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, a secondary amine is the compound with 2 NH2 group, ये तो बात गलत है। The compound with 2 carbon, no. The compound with the NH2 group, the compound in which 2 of the hydrogens have been replaced by 1 alkyl और एराइल ग्रुप, ये बात ठीक है क्योंकि NH ऐसा बनता है ना, NH3 के 2 H हटा दो और 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दो, तो आपके पास 37 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।